नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, डिप्लोमेसी में कई बार आपको अपने राष्ट्रीय हित की चिंता करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। भारत के साथ ऐसा ही हो रहा है। भारत ने अमेरिका के तमाम रोकने की कोशिशों, मना करने, सैंक्शन की धमकी, इन सब के बावजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा और दूसरा भी खरीदने के लिए तैयार है। इसके अलावा हथियारों की जो खरीद है रूस से, उसको कम नहीं किया। इतने तक होता तो शायद अमेरिका बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इसके बाद जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद सैंक्शंस लगाए पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। और इस उम्मीद में लगाया कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और पुतिन का शासन भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। पुतिन अपने देश में अलोकप्रिय हो जाएंगे, रूस बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे में रूस से अमेरिका को और यूरोप को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ क्यों नहीं? ऐसा होने नहीं दिया भारत ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुतिन और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है, जो संबंध हैं, जो उनके अपने अपने रिश्ते हैं, उसने ऐसा होने नहीं दिया। भारत ने दुनिया भर की, खासतौर से अमेरिका, यूरोप की उम्मीदों के विपरीत एक स्टैंड लिया, जिसका भारत के अंदर बहुत से लोगों ने विरोध किया। जो लोग मोदी विरोधी हैं, जो लोग भाजपा विरोधी हैं, संघ विरोधी हैं, उन सब ने एक ही लाइन पर वो सब चले कि भारत गलत स्टैंड ले रहा है, गलत कर रहा है, इसका नुकसान होगा और उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बार बार डराया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए एक ऐसे देश का साथ दे रहे हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तानाशाह है। तानाशाह का साथ दे रहा है एक डेमोक्रेट, ये कैसे हो सकता है? ये वही लोग हैं जो मोदी को तानाशाह बोलते हैं। वो जब पुतिन का मामला आया तो पुतिन जो है तानाशाह हो गए और मोदी डेमोक्रेट हो गए। तो ये इनका स्टैंड जो है अपनी सुविधा के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन किया क्या मोदी ने? मोदी ने किया ये कि रूस का विरोध उस हद तक जाकर नहीं किया जिस तरह से अमेरिका और यूरोप चाहते थे। रूस को गलत ठहराने का काम नहीं किया। यूक्रेन से भी अपने जो है संवाद का रास्ता खुला रखा। यही कारण है कि दोनों देशों का मानना है कि भारत अगर मध्यस्थता करे तो युद्ध रुक सकता है। ये हैसियत भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की यूरोप और अमेरिका के देशों को मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और मोदी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने एक रास्ता खोला। भारत के सामने बड़ा संकट है, ऊर्जा का संकट। हमारा जो इंपोर्ट है वो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑयल इंपोर्ट पर। तो हमारी विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जाता है ऑयल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर, मतलब पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों के इंपोर्ट पर। तो दुनिया भर में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए भारत का जो है एनर्जी बिल भी बढ़ता जा रहा था। हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो रिजर्व भी घटता जा रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की, रूस से बात की और रूस तैयार हो गया 20 से 25% तक सस्ता तेल देने के लिए, जो जिस रेट पर वो बेच रहा था उससे डिस्काउंट पर भारत को देने के लिए तैयार। भारत को सस्ता तेल मिल गया और बड़ी मात्रा में मिलने लगा। शुरुआत जब हुई तो यूरोप ने ऐतराज़ किया, तो हमारे विदेश मंत्री ने फ्रांस या जर्मनी में, मुझे देश इस समय याद नहीं है, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आप हमारे ख़रीदने पर ऐतराज़ कर रहे हैं। आप जितना रूस से तेल और गैस खरीदते हैं एक दिन के नहीं, केवल लंच तक, मतलब आधे दिन में, उतना हम पूरे महीने में नहीं खरीदते। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमको एनर्जी की ज़रूरत है, हमको पेट्रोल, डीजल, गैस की ज़रूरत है। जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल भारत ने रूस से लेना शुरू किया और ये हर महीने जो है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। दूसरा, फर्टिलाइज़र। रूस और यूक्रेन में युद्ध की वजह से फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र के दाम आसमान छूने लगे। भारत के लिए बड़ी समस्या है। हम बड़ी मात्रा में जो है फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ता जा रहा था। रूस से सस्ता फर्टिलाइज़र लेना शुरू किया भारत ने और उसका असर ये हुआ कि रूसी अर्थव्यवस्था, उसकी देखा देखी दूसरे देशों ने, चीन भी ले रहा है, चीन की भी ज़रूरत है। उसके अलावा अमेरिका भी लेकर
यूरोपीय देशों को उससे बढ़े हुए दाम पर बेच रहा है। वह ये कि यूक्रेन युद्ध के जरिए जो नेटो देश हैं वो कोशिश कर रहे थे कि रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। उसके अलावा भारत ने रूपी और रूबल का जो है में ट्रेड करने का फैसला कर लिया। उसका सारा आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है। बहुत जल्दी ही जो है रूपी रूबल में हमारा ट्रेड होने लगेगा रूस से। तो डॉलर पर निर्भरता कम हो गई। भारत लगातार ऐसे कदम उठा रहा है, खाड़ी के देशों के साथ उनकी लोकल करेंसी के साथ व्यापार जो है कहीं हो चुका है, कहीं होने वाला है। तो डॉलर की जो हेजिमनी है, डॉलर का जो वर्चस्व है, उसको तोड़ने की दिशा में भारत काम कर रहा है। यूपीआई जैसे फाइनेंशियल टूल्स दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये सब करने से, ये सब जो मोदी कर रहे हैं, ये अमेरिका और यूरोप को कतई रास नहीं आ रहा है। तो कहीं तो इसकी भारत को कीमत चुकानी ही थी। भारत के खिलाफ और तो कुछ कर नहीं सकते, कोई कदम उठा नहीं सकते। तो भारत की एक कमज़ोर नस है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जरिए भारत को जो है सबक सिखाने की कोशिश हो रही है। क्या हुआ है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1989 में बनी थी और इसके 2 लक्ष्य हैं। या कह सकते हैं ये वॉच डॉग है टेरर फंडिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की। दुनिया में जहाँ भी ऐसा हो रहा है उस पर नज़र रहती है इसकी, और उस पर नज़र रहती है जिन देशों में ये ज़्यादा हो रहा, जो देश इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो 2 तरह का एक्शन होता है, 2 कैटेगरीज बना देती हैं। एक को ग्रे लिस्ट, दूसरे को ब्लैक लिस्ट कहते हैं। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, समझने के लिए कहते हैं, लेकिन FATF की शब्दावली में कोई ग्रे लिस्ट या कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है। उनके यहाँ 2 कैटेगरीज हैं। एक है ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, कि मतलब बाकी पूरे देशों के पर नज़र रहती है, लेकिन इस देश में या इन देशों में हमारी मॉनिटरिंग जो है वो ज़्यादा सख्त हो जाएगी। ये एक ग्रे लिस्ट कहलाता है। दूसरी जो ब्लैक लिस्ट कहते हैं हम, जिसको हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, वहाँ फिर कार्रवाई होती है। तो पाकिस्तान 2018 से 2018 जून 2018 से FATF में था कि वो टेरर फंडिंग भी करता है और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, और धड़ल्ले से हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर दुनिया में आतंकवाद को कोई फंड करने वाला, बढ़ावा देने वाला, पालने पोसने वाला देश एक देश है तो उसका नाम पाकिस्तान है। और मनी लॉन्ड्रिंग तो मानना था इस FATF का, इस संस्था का, कि इसकी वजह से पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर प्रेशर पड़ रहा है, प्रतिकूल दबाव पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। इसकी सदस्य संख्या, ये जब बना 1989 में तो 16 थी। G7 ने बनाया था, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसका गठन किया था, और 16 थी। अब इसकी संख्या 34 हो गई है। ये साल में 3 बार अपनी मीटिंग करता है और रिव्यू करता है सिचुएशन को। पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा हो रहा था। पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया, ये काम है, आप कीजिए, तब आपको ग्रे लिस्ट से हटाया जा सकता है। और इस एक्शन प्लान पर पाकिस्तान को 2019 के अंत तक, मतलब दिसंबर तक काम करना था, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ये डेडलाइन बढ़ा दी गई, और बढ़ाने के साथ, डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान था उसको 34 पॉइंट एक्शन प्लान में बदल दिया कि ये आप कीजिए। पाकिस्तान लगातार उस मामले पर फेल हो रहा था, अब भी फेल हो रहा है। पाकिस्तान इन मुद्दों पर, चाहे टेरर फंडिंग का मामला हो, चाहे फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो, उस पर कोई इफ़ेक्टिव कंट्रोल करने में नाकाम रहा है, बल्कि कहें कि उसकी रुचि नहीं रही है। इसकी वजह से हो ये रहा था, ग्रे लिस्ट में होने की वजह से, कि उसको वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जो देशों को आर्थिक मदद करती हैं, कर्ज देती हैं, उनसे कर्ज नहीं मिल पा रहा था। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में है। अगर ये कर्ज न मिलता, मतलब ये रोक जारी रहती, तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता। तो पाकिस्तान बैंकरप्सी की कगार पर था। फिर भी आप देखिए, उस देश ने आतंकवाद को फंड करना, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक नहीं लगाई। आतंकवादियों के खिलाफ कोई जो है वो प्रभावी एक्शन नहीं लिया, न जुडिशरी में, न इन्वेस्टिगेशन में, न प्रोसिक्यूशन में, न गवर्नेंस में, किसी स्तर पर यह काम नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि भारत को परेशान करना था,
भारत को संदेश देना था कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, हमको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो तय कर लिया कि भारत को सबक सिखाना है। तो अगस्त में 29 अगस्त 2 सितंबर को 2 सितंबर को 2 टीमें गईं, 15 सदस्यीय टीमें थीं, और जाकर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, विभिन्न संस्थाओं से बातचीत की, उसके बाद आकर रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। ये रिपोर्ट दे दी कि ज़्यादातर जो एक्शन टेकन, जो पॉइंट ऑफ एक्शन प्लान था, उस पर पाकिस्तान ने अमल किया है, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत को संदेश देना था, इसलिए ये रिपोर्ट आई। तो अब जहां उम्मीद की जा रही थी कि लगातार पाकिस्तान इस एक्शन प्लान पर काम करने में नाकाम हो रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, तो ब्लैक लिस्ट तो छोड़िए, उसको ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB से जो है लोन मिल सकता है, तो लोन मिल सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो इस बुरी आर्थिक स्थिति में जब पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो कैसे छोड़ देगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना, ये भारत को सबक सिखाने के लिए उठाया गया कदम है। ये भूल गए कि जो कदम उठा रहे हैं वो भस्मासुर को ताकतवर दे रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। ये भस्मासुर केवल भारत के लिए मुसीबत नहीं बनेगा, ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है, बना था, बना हुआ है और बना रहेगा। इसका इंतज़ाम अमेरिका और यूरोप ने कर दिया है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटाने का मतलब है कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं, बिना ये कहे हुए, कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देने में कोई गुरेज नहीं करते, हम आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटेंगे, अगर इससे हमारा अपना जो है हित सधता है। अपना हित क्या है? भारत को कमज़ोर करना, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश, भारत को सबक सिखाने की कोशिश। और मुझे लगता नहीं कि भारत इस बात से, इस गीदड़ बप्पी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार डरने वाली है। भारत को मालूम है, जब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान नहीं था तब भी पाकिस्तान से भारत लड़ रहा था, ग्रे लिस्ट में था तब भी लड़ रहा था, और बाहर हो गया तब भी लड़ेगा। भारत को मालूम है कि उसकी लड़ाई कोई और आकर नहीं लड़ेगा, इस लड़ाई में उसके लिए और कोई मददगार नहीं होगा, लेकिन इससे अमेरिका और यूरोप ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह हुई है कि पिछले दिनों ऐसा लगने लगा था कि शायद पाकिस्तान रूस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से जैसे ही दूर हुआ तो उसको लगा कि रूस के करीब जाने में उसका फ़ायदा है। वो रास्ता पाकिस्तान का बंद हो गया है, और अमेरिका अगर पाकिस्तान के लिए फिर से रास्ते खोलता है तो ये अपने लिए ज़्यादा नुकसान करेगा बजाय भारत का नुकसान करने के। तो वही कहावत जो है ना, कि अपने दुश्मन की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ ले, मतलब दुश्मन को खाना बनाने में अंधे बन गए। तो वही अमेरिका कर रहा है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा संकेत है, संदेश है अमेरिका और यूरोप के लिए। जिस तरह की परिस्थितियां यूरोप में बनी हुई हैं, जिस तरह की सांप्रदायिकता का सामना फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन कर रहे हैं, उसमें ये पाकिस्तान को राहत देने से वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन यही जियोपॉलिटिक्स है कि अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए अपने हाथ काट लो। तो लेकिन आज से अगर 8 साल 9 साल पहले ये बात होती तो भारत का नुकसान बहुत ज़्यादा होता। आज भारत जिस मजबूत स्थिति में है, जितना ताकतवर हो चुका है, भारत को ऐसे कदमों से झुकाया नहीं जा सकता। ये आने वाला समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।